Subscribe to my channel Arnav Verma for all latest Indian cricket updates. Click the notification bell for notifications of all the videos. So hello guys, welcome back to my channel and आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं। मनोज डिमरी भैया आए हैं आज हमारे साथ फ्रॉम स्पोर्ट्स यारी एंड आई एम रियली प्रिविलेज टू हैव हिम टुडे विद मी। आज हम इंडिया और इंग्लैंड की बात करेंगे, हम मतलब क्रिकेट की बात करेंगे इन जनरल एंड ऑल्सो हम उनकी जर्नी के बारे में बात करेंगे, हाउ ही वेंट इनटू द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स जर्नलिज्म एंड उनको मतलब इंस्पायर किसने किया बचपन में, प्लस उनको क्रिकेट से प्यार कैसे हुआ। तो मनोज भैया वेलकम टू माय चैनल एंड मैं बहुत ही ऑनर्ड हूँ आपको आप मेरे। अरे अर्नब बहुत बहुत शुक्रिया, और जिस तरीके से आपने जबरदस्त एक इंट्रो दे दिया है तो मतलब ठीक है, बहुत अच्छा लगा मुझे भी, और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें बोली मेरे लिए। और आप लगातार आपसे बात भी होती है, आपने काफी अलग अलग शोज भी करे हमारे टीम के बाकी लोगों के साथ, सबने बड़ी आपकी तारीफ भी करी है। और मैं यही कहूंगा कि आप इसी तरीके से मेहनत करो। आप मतलब हर किसी ने यही बात करी कि भाई क्रिकेट को बहुत अच्छा समझते हो, अच्छे से कम्युनिकेट करते हो, ये दो स्किल्स चाहिए होती है। और आप ऐसी मेहनत करते रहोगे तो आप बहुत ज्यादा आगे जाओगे और बहुत और लोगों को आप भी इंस्पायर करोगे। तो बस इंटेंशंस अपनी हमेशा सही रखना और मेहनत करते रहना, बस ये मैं आपको बोलना चाहूंगा। थैंक यू मनोज भैया। तो मेरा पहला सवाल तो ये था, हम ऐसे स्टार्ट करते कि आपने क्रिकेट से कैसे, ऐसा कौन सा मोमेंट था जब आपको क्रिकेट के स्पोर्ट से प्यार हुआ, मतलब ऐसे कौन सा कोई मैच था या कोई मोमेंट था या आपके पेरेंट्स ने आपको बोला कि क्रिकेट के फील्ड में जाओ, या कैसा था बेसिकली? पेरेंट्स तो वैसे मना करते थे कि बेटा मतलब खेलो वेलो मत, क्रिकेट मत देखो, पढ़ाई करो, बट ये होता था फिर भी पापा मैचेस वगैरह देखते ही थे तो थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट हुआ। और इंडिया में तो आपको पता ही है कि हर किसी को क्रिकेट को लेकर मतलब हर कोई इंडिया में, शायद मैं ये बोलूंगा कि 100 में से 99 जो होते हैं जब वो बच्चे होते हैं उनको क्रिकेटर तो बनना ही होता है। तो एक आधा ऐसा होता है कि जो सोचता है क्रिकेटर नहीं बनना, तो मैं भी उनमें से ही था। और देखते देखते वो प्यार हुआ। अब 99 वर्ल्ड कप मुझे याद आता है क्योंकि मैं अपने गाँव में था, उत्तराखंड, तो उसका जो एंथम था वो गाना ट्रक के ऊपर, कम ऑन इंडिया दिखा दो, इस तरीके का था। वो मेरी फर्स्ट मेमोरीज में कहूँ तो वो चीज थी। फिर आपके बाद धीरे धीरे 2002 नेटवेस्ट का फाइनल जो पूरा प्रॉपर तरीके से याद आता है, और वहां से फिर ये सफर शुरू हुआ। तो वही था कि क्रिकेटर बनना था, ये पहले थी चीजें, बट उसका कुछ चीजें वैसे हो नहीं पाई। फिर रास्ता मतलब अपने आप ही बनता गया, क्योंकि पढ़ाई लिखाई से जो था थोड़ा मेरा रिश्ता जो था उतना अच्छा नहीं था, ना मन लगता था। तो फिर यही लगा कि यार जर्नलिज्म एक इस तरीके की चीज है कि भाई आप क्रिकेट जो आपको प्यार है उसको पढ़ते भी रहोगे, उसको देखते भी रहोगे और उसके बारे में बताओगे, तो वो चीज में अगर मेहनत कर लोगे तो शायद रास्ता कहीं बन जाए। तो वही आपकी मतलब मैंने आपको देखा है, आप पहले स्पोर्ट्स तक में होते थे, आप स्पोर्ट्स यारी में होते हो, तो मतलब आपको देखने का मेरा अलग ही मतलब वो होता था मेरे को, मतलब मेरे को वो जो आपका और विक्रांत सर का जो रिलेशनशिप लगता था वो नेक्स्ट लेवल लगता था। और अभी स्पोर्ट्स यारी में भी आप सबकी जो बॉन्डिंग है वो तो अलग ही नेक्स्ट लेवल है। तो मतलब आप सबको साथ में देखकर जो मजा आता है उसका अलग ही वो है। तो मतलब मैं कहता था, अभी आपने जब कुछ दिन का बीच में ब्रेक लिया था अभी मतलब जुलाई में ही, जून जुलाई में, तब मैं था कि WTC के बाद। हाँ, तो मैं वही था कि यार बड़ा बोर होता है यार, स्पोर्ट्स यार दिन में लाइव ही नहीं आता है। तो मैं मतलब तब स्कूल भी नहीं चल रहे थे तो ऑब्वियसली काफी बोर हो रहा था, तो मतलब होमवर्क था, होमवर्क ही करता जा रहा था। तो मतलब आपको साथ में लाइव देखने का अलग ही वो होता है, क्योंकि आप सबकी एक तो क्रिकेट की तो बात करते ही हो, प्लस वो कभी कभी फनी चीजें भी को भी बात करते हो, तो उसका अलग ही मजा आता है। बिल्कुल वही यार, देखो माहौल की बात होती है ना, एक आप अच्छा माहौल बनता है तो आपस में एंजॉय करते हो। फिर आप लोगों, जैसे आप लोगों को पसंद आता है कि भाई कभी कभी हम एक दूसरे के मजे लेना जिसे कहते हैं, कि कभी मजे ले लिए, कभी बहस हो जाती है तीखी, कभी कभी होता है कि आपकी डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन होती है, तो उस तरीके से बिल्कुल मजा भी आता है देखने में। और वो वही चीज है कि भाई आप इंजॉय भी करते हो। और शायद देखो क्रिकेट, मेरा ये मानना है कि चाहे अगर मैं हूं या हम जितने भी लोग बैठते हैं, क्रिकेट हिंदुस्तान में तो सबको ही आती है ना, जितना हम शायद बता रहे हैं। हो सकता है कभी कभार आप ऐसी चीजें पॉइंट आउट कर दो जो लोगों को लगे कि हाँ भाई वाकई इसने कुछ एक अलग पर्सपेक्टिव दे दिया। बाकी जो लोग देख रहे हैं उनको बहुत ज्यादा एडवांस है, अब लोग जिस तरीके से देखते हैं, सोशल मीडिया पर सारी अपडेट्स होती हैं, लोग उससे ज्यादा जो कनेक्ट होता है ना, जैसे आपने कहा कि यार मैं मिस कर रहा था कि आप लोग बैठते हो, तो लोग कनेक्ट के लिए, मुझे लगता है कि क्रिकेट से ज्यादा कनेक्शन वाली बात होती है, और उन्हें लगता है कि अपने कोई भाई आ गए हैं, अपने कोई दोस्त आ गए हैं, इनसे एक बॉन्ड बना हुआ है। तो वही एक अच्छा है कि वो पॉजिटिविटी के रास्ते में जाए, तो उस तरीके से फिर ज्यादा इंजॉय करते हो आप।
तो चलो अब हमारा मतलब क्रिकेट का जो अभी शुरू होने वाला है, ओलंपिक्स तो चल ही रहा है, बिल्कुल। स्पोर्ट्स तो चल ही रहा है, बट अब जो क्रिकेट अगले 2 दिन में शुरू होने वाला है, जब ये डलेगा तब 1 दिन रह जाएगा। तो हाँ। मतलब इसका क्रिकेट जो होने वाला है, इंडिया इंग्लैंड थोड़े ब्रेक के बाद इंडियन टीम आएगी, 1.5 मंथ के बाद, WTC फाइनल के बाद। तो थोड़े रस्टी भी होंगे ऑब्वियसली प्लेयर्स, क्योंकि ज्यादा खेले नहीं होंगे, मैच प्रैक्टिस होगी नहीं। खेले इंटर स्क्वाड गेम्स, एक प्रैक्टिस गेम भी खेले, बट ऑब्वियसली उतना मैच प्रैक्टिस तो होगी नहीं। तो अब एंड ये सेकेंड हाफ ऑफ द समर होगा, अगस्त, जुलाई अगस्त वाला। तो बॉल उतना ज्यादा स्विंग नहीं करेगा। तो आपको क्या लगता है कि अगर कंडीशंस ओवरकास्ट हो ना हो, टीम जो टॉस जीतेगा वो बैटिंग ही करेगा? मेरे ख्याल से तो बैटिंग ही करना चाहिए, जो भी टीम टॉस जीते। टीम्स, हाँ, अब ये देखा हमने अर्नब की एक ट्रेंड सेट हो चुका है ओवरऑल वर्ल्ड क्रिकेट में कि इररिस्पेक्टिव ऑफ कंडीशंस, ज्यादातर टीम अनटिल अनलेस कि भाई बिल्कुल बादल आपको दिख रहे हैं टॉप पर और ग्रीन विकेट है, तब उस कंडीशन में आप थोड़ा डिसीजन अपना चेंज करते हो, अदरवाइज आप बैटिंग ज्यादा प्रेफर करते हो। लेकिन हालांकि मेरा ये मानना है कि अभी भी कंडीशंस जो है टेस्टिंग रहेंगी। अभी भी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो टेस्ट करेगा। और स्पेशली नॉटिंघम ट्रेंट ब्रिज में हमने देखा है कि बॉल वहां अच्छा खासा सीम भी होता है और स्विंग भी होता है। आपको याद होगा पिछले दौरे में इंडिया एक ही मैच जीता था और उसमें हमारे टॉप परफॉर्मर अगर बॉल से देखे तो हार्दिक पांड्या थे, क्योंकि उनका बॉल सीम वहां पर इस तरीके से एरियाज आप हिट करो। स्टुअर्ट ब्रॉड का स्टाइल याद आता है, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 8 विकेटें वो लेके थे एशेज में 2015 में, एक स्पेल में उन्होंने टीम खत्म कर दी थी। तो वहां पर ट्रेंट ब्रिज में T20 में हम क्या देखते हैं, हाई स्कोरिंग मैचेस, बहुत ट्रेंड तगड़े पिच तगड़े में क्या मैचेस। होता है, कभी कभी इतनी गंदी बॉलिंग, मतलब इतना बुरा हाल हो जाता है कि आपसे बैटिंग ही नहीं होती। कभी कभी ये होता है कि फ्लैट विकेट एकदम, मतलब हाँ, उस ग्राउंड में ये है कि आपको कभी पता नहीं है कि कभी सीमिंग ट्रैक आ जाएगा, कभी स्विंग आ जाएगा, कभी पेस आ जाएगा, स्पेशली कभी बैटिंग ट्रैक आ जाएगा, कभी भी कुछ आ जाता है उस ग्राउंड में। हाँ, वहाँ दोनों फर्क ना थोड़ा ही रहता है। लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में आप देखोगे हाई स्कोरिंग तगड़े मैचेस होते हैं। अब टेस्ट में आप स्विच कर जाओगे तो वहां आपको दिखेगा कि भाई बॉलर्स 8, जैसे स्टुअर्ट ब्रॉड का 8 ओवर का स्पेल हो गया, हार्दिक पांड्या का वो स्पेल हो गया, तो उस तरीके के स्पेल्स आएंगे और वहां पर विकेट ऐसा रहेगा। और स्पेशली पूरे दौरे पर मेरा मानना है कि आपको टेस्टिंग कंडीशंस मिलेंगी आगे जैसे आप रहोगे। बट आई थिंक इंडिया इस दौरे में जो भी है, अगर आप ये भी माने कि थोड़ा ब्रेक भी लिया बीच में, बट तैयारियों के लिहाज से WTC में जो तैयारी करी, आप एक टेस्ट मैच भी खेल चुके हो, फिर बीच में ब्रेक जरूर हुआ है, फिर आपकी प्रिपरेशन हुई है, फिर आपने उसके बाद एक आपने इंट्रा स्क्वाड गेम आपस में नहीं हुआ, बट आपने एक फर्स्ट क्लास गेम खेला है काउंटी सेलेक्ट 11 के साथ, तो वो है। बट जो थोड़ा सा कंसर्न बन चुका है वो है इंजरीज। अब जब हम बात कर रहे हैं, मे बी जब हम ये वीडियो आप डालोगे तो शायद 11 आ चुकी होगी, लेकिन मयंक अग्रवाल को जैसे इंजरी हुई है तो उनको पता नहीं कि उनकी जगह कौन अब एज एन ओपनर आएगा। KL राहुल को टीम जो मैनेजमेंट सोच रही थी कि भाई एज मिडिल ऑर्डर ऑप्शन हम देखते हैं, बट मुझे लगता है कि जो अभी जो सिचुएशन है उसमें आप अगर आप उनको एज ओपनर ट्राई करो तो बुरा नहीं है, क्योंकि ओपन वो कर चुके हैं। 100 भी किया हुआ है उन्होंने इंग्लैंड में वही एक्सपीरियंस है उन्हें खेलने जी का। हाँ, 100 भी कर रखा है ओवल में, आखिरी जो टेस्ट मैच था उसमें हमने देखा था 100 भी कर रखा है। और अभी वो अच्छे टोटली फॉर्म में डिफरेंट भी भी है, है। और अभी अच्छे हाँ, फॉर्म में KL भी, राहुल क्योंकि जो प्रैक्टिस गेम से बिल्कुल सेंचुरी मार के आ रहे हैं। बिल्कुल, और KL राहुल अभी डिफरेंट फॉर्म में, बट फिर आपको सरदर्द ये भी रहेगा कि आप फास्ट बॉलर्स में किसे पिक करो, तमाम चीजें, ये सब कॉम्बिनेशन देखने पड़ेंगे। और इंग्लैंड की टीम थोड़ी कमजोर भी है इस टाइम। आप देखो बेन स्टोक्स ने भी ऑप्ट आउट कर लिया, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है इंग्लैंड की टेस्ट टीम में। अब आपको बैटिंग में भी एज थोड़ा कम हो जाता है। अब देखो बेन स्टोक्स टोटली आप मिस्टर डिपेंडेबल विद द बैट भी बोल सकते हो, गेम चेंजर विद द बॉल वो है, और लीडरशिप ग्रुप का एक अहम हिस्सा है। वो तो जो रूट के टायरलेसली, पास जो वो सब, मतलब विकेट ना भी ले तो वो बिना रन डाले 10 ओवर, जो 15 ओवर 20 ओवर का हाँ लगातार कंजेक्यूटिव बिल्कुल स्पेल डाल लेते ना। जैसे अभी मेरे को एक मैच याद आता है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का 4th टेस्ट, मेरे ख्याल से इंडिया में ही था। पेसर्स को बिल्कुल भी असिस्ट नहीं कर रहा था विकेट, बिल्कुल भी नहीं विकेट था, तब भी वो 4 विकेट ले गए। उन्होंने लगातार ओवर हाँ डाले टायरलेसली। रोहित स्विंग थोड़ी बहुत उनकी बॉल कर रही थी, तो मतलब वो गेम चेंजर विद द बॉल भी रहते हैं, वो टायरलेसली जो ओवर्स डाल सकते हैं, वो मतलब ही बॉल्स हिज हार्ट आउट कहते हैं ना। तो एक वही है कि फियर्स कॉम्पिटिटर है ना, जैसे हम कहते हैं कि शायद अगर आप एक कैप्टन होगे, मैं कैप्टन होऊंगा, तो मैं बोलूंगा कि एक प्लेयर तुझे कौन सा चाहिए ऐसा प्लेयर, तो आप ऑब्वियसली आप बेन स्टोक्स को पिक करोगे कि वो एक ऐसा प्लेयर है। हमने काफी बार देखा था, एक बार आपको याद होगा उनके थंब में इंजरी हो गई थी, उसके बावजूद वो लगातार बॉल करते रहे। आई थिंक अगेंस्ट वेस्ट इंडीज वो टेस्ट सीरीज पेंडेमिक के बाद जस्ट जो हुई थी, वही तो वो ही जिस ऑलवेज गिव्स फिंगर हिज इंजरी, 100%। हाँ, वो जिस फिंगर इंजरी की वजह से रूल आउट हुए थे सॉर्ट ऑफ, मतलब हाँ IPL में, उस मैच में वो बाहर नहीं गए थे। उन्होंने बची हुई इनिंग्स उसमें भी फील्ड आ भी गया, किया हाँ था, और उस मैच में बिल्कुल। नेक्स्ट इनिंग्स में चाहे उन्होंने रन नहीं बनाए, 0 पे आउट हुए, बट बैटिंग करने आए थे। तो बिल्कुल वही बिल्कुल, तो वही है कि बेन स्टोक्स एक बहुत बड़ा लॉस होगा इंग्लैंड के लिए, क्योंकि आप देखो ना उनकी बैटिंग थोड़ी कमजोर आपको नजर आती है। आप
अगर पहले बात करें तो आप यही करते हैं कि जो रूट और बेन स्टोक्स, बाकी आप उतना ज्यादा श्योर नहीं रहते उनके बैटिंग लाइन में। तो आप बेन स्टोक्स भी जब हट जाओगे, एक तो आपने देखा होगा हमेशा जो रूट ने ये बात करी कि हम स्पिनर इसलिए नहीं खिला पा रहे क्योंकि हमारे पास वो ऑलराउंडर नहीं है, तो हम बैलेंस को फिगर आउट कर रहे हैं कैसे क्या करेंगे। और दूसरा, वो बैटिंग में फिर बहुत ज्यादा जो रूट के ऊपर आ जाता है कि वो जब जल्दी आउट हो जाएंगे तो बाकी का इंग्लैंड बैटिंग लाइनअप किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। वही तो अब वही बेन स्टोक्स ने जो इंजरी की वजह से, उनका इंजरी था पहले, तो फिर उन्होंने 100 बॉल खेला, 100 बॉल लीग खेला, तो वो टेक्निकली दिखाता है दैट ही इज रिकवर्ड फ्रॉम हिज इंजरी। बट कहते हैं कि वो जो ईसीबी का प्रेस रिलीज आया था उसमें लिखा हुआ था कि बेन स्टोक्स हैज टेकन हिमसेल्फ आउट ऑफ दिस सीरीज बिकॉज to rest his finger injury and to like focus on his mental well-being। हाँ, तो वो एक तो मेंटल हेल्थ का जो इशू है आजकल कोविड टाइम्स में तो बढ़ रहा है, क्योंकि फैमिलीज को आप मीट नहीं कर सकते, एक बायो बबल के आप बाहर नहीं जा सकते, तो वो बाहर की कंट्रीज के प्लेयर्स काफी ज्यादा कर रहे हैं, जैसे मैक्सवेल हो गए। मतलब 100 बॉल लीग से काफी सारे प्लेयर्स ने एक तो मेंटल हेल्थ की वजह से किया, अपने इंटरनेशनल टूर से भी काफी सारे प्लेयर्स मेंटल हेल्थ से पुल आउट कर रहे हैं। तो वो मेरे को लगता है कुछ इंडियन प्लेयर्स को भी नहीं करना चाहिए कभी कभी। यार पता है क्या है कि अब देखो, आप ब्रेक उस तरीके से ले सकते हो और कुछ कुछ ब्रेक्स मिलते भी हैं, बट इंडिया में कब, अब देखो बोलना नहीं चाहिए, बट शायद वो आप कंपटीशन इतना है, फिर थोड़ी सी इनसिक्योरिटीज ऐसी रहती है कि भाई अगर आप बाहर जाओ तो क्या उसके बाद आप वापस आ पाओगे। ये भी चीज आप हमेशा देखोगे उस तरह की कॉल्स ली गई हैं इंग्लैंड में शुरुआत से। मार्कस ट्रेस्कॉथिक के टाइम से आप देख लो वो बोल देते हैं कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, और उस टाइम पर लोग इसको एक तरीके से बड़ी लाइटली और मजाक के तरीके में लेते थे कि यार ये क्या मजाक है, आप कैसे बोल सकते हो। अब आपने हाल ही में देखा ना, बेन स्टोक्स से लेकर बड़े बड़े एथलीट्स जो है सबने अपना आईपीएल में मतलब कितने प्लेयर्स ने पुल आउट किया था। हाँ चलो, आईपीएल में जो उन्होंने पुल आउट किया, हाँ कोविड के केसेस तो एक रीजन था ही, सिचुएशन क्या है, बट बाकी बहुत खिलाड़ी एट डिफरेंट पॉइंट और डिफरेंट अक्रॉस स्पोर्ट्स उन्होंने बोला है कि भाई मेंटल हेल्थ हमारा एक इशू है, हम पुल आउट कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि देखो जब बड़े स्टार्स आकर बोलते हैं ना, एडमिट करते हैं। अब कोई जैसे बेन स्टोक्स को अब ये नहीं बोल सकता कोई कि भाई बेन स्टोक्स तो जी झेल नहीं पाए, उन्होंने आपने वर्ल्ड कप की इनिंग्स देखी किस तरीके का प्रेशर झेल रखा है, उन्होंने हेडिंग ली, बट मेंटल हेल्थ एक डिफरेंट एस्पेक्ट होता है कि आप एक अच्छे जोन में महसूस नहीं कर रहे हो। हम सबको ये नहीं भूलना चाहिए बेन स्टोक्स ने जो है कि पर्सनल लेवल पर उनकी फैमिली के साथ क्या कुछ देखा था, उनके फादर जिस तरीके से उनका जो चल रहा था, इलनेस थी, उसके बावजूद वो बीच में जाते थे, उनसे मिलते थे, आकर क्रिकेट खेलते थे, फिर परिवार के समय उस तरीके से टाइम वक्त नहीं दे पाए, कोविड पैंडेमिक इन सब के चलते। तो इंसान कभी कभी महसूस करता है यार कि मैं अपना बेस्ट यहाँ नहीं दे रहा हूँ, शायद मैं कहीं इधर उधर हूँ, अभी भटका हुआ हूँ। तो बेन स्टोक्स ऐसे इंडिविजुअल हैं जो अगर नहीं उनको लग रहा है कि मैं 100% नहीं दे रहा हूँ फील्ड पर, तो बोल देंगे यार मैं ब्रेक ले रहा हूँ, और ऐसी अच्छी चीज है कि प्लेयर्स कर भी रहे हैं ऐसा। और बेन स्टोक्स की बात करते हुए हमने आपकी फोटोज देखी है कि आप बेन स्टोक्स से मिले हुए हो, तो थोड़ा आपके बेन स्टोक्स के कैसे पर्सन है उसके बारे में थोड़ा बताएं कि हम्बल है क्या है वैसे। बहुत हम्बल मैं कहूंगा। बेन स्टोक्स से मैं तब मिला था जो राइजिंग पुणे से वो खेलते थे, स्टीव स्मिथ से भी उस वक्त पर मिला था, बट फोटो उसी के साथ है। तो कुछ कुछ ये भी बोलते हैं कि मैं ओवर यूज कर जाता हूँ फोटोज की, जब बेन स्टोक्स कुछ कर जाए तो मैं फटाक से फोटो। बट आई थिंक जैसे अभी मैंने डाली थी तो वो भाई उनका क्योंकि मेंटल हेल्थ का इशू है, और मतलब मैं एसोसिएट कर पाता हूँ बेन स्टोक्स जिस तरीके की पर्सनैलिटी है। देखो उनका एक बुरा फेज भी था जब वो रॉन्ग रीजन की वजह से न्यूज में रहते थे, अब वो अपने गेम की वजह से, अपनी स्पिरिट की वजह से रहते हैं। तो ठीक है, मैं उस तरीके का कॉम्पिटिटिवनेस अपने में भी चाहता हूँ कि जैसे बेन स्टोक्स हैं मैं भी वैसा रहूं। तो बहुत हम्बल, उनसे बात भी करी। आप अगर तस्वीर भी सिर्फ देखो, तस्वीर कभी जो आपने अगर देखी भी आप बता रहे हो, तो उसमें भी ऐसा नहीं लग रहा, मुझे भी नहीं लग रहा कि यार कोई मैं बहुत, और उस वक्त ठीक है उनका रास्ता, वो उस रास्ते पर चल रहे थे जब वो एक बहुत बड़े सुपरस्टार बन रहे थे। स्टीव स्मिथ भी सेम गया, मैं उनसे बड़े आराम से उन्होंने बातचीत करी, सब कुछ डिस्कस किया। बेन स्टोक्स ने बड़े आराम से बातचीत करी, स्पेशली ओवरसीज प्लेयर्स में जैसे कुछ कुछ लोगों से जिनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ है, चाहे एरन फिंच हो, मानस लबुशेन हो, बिल्कुल आपको ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे आप और मैं भी बात कर रहे हैं ना। आपको महसूस ही नहीं होगा कि कोई इतना, आपको नहीं लगा यार ये तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि यार मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, उस तरीके से मुझे ग्रीट कर रहा है। कुछ वो ही नहीं लग रहा है मतलब कि सही में इंटरनेशनल क्रिकेट टीम का कैप्टन है, इतना बड़ा प्लेयर है, उस तरीके की फीलिंग आपको आती है। अच्छा, तो वही मैंने भी देखा है बेन स्टोक्स को, कभी किसी इंटरव्यू में आते हैं तो मतलब काफी हम्बल इंसान लगते भी हैं। जब मैच के बाद भी वो मतलब जो उनका सेलिब्रेशन होता है ये वाला 100 मारने के बाद, वो दिखाते कि वो अपने पेरेंट्स को कितना रिस्पेक्ट देते हैं। वो तो वही तो बेन स्टोक्स काफी हम्बल पर्सन है जैसे आपने अभी बताया।
तो अब आगे बढ़ते हुए इंडिया और इंग्लैंड की जो सीरीज है उसमें पहले दोनों टीम्स के प्लेइंग 11 पे अब थोड़ी बात करते हैं। जब तक शायद ये वीडियो डले, शायद अभी तक प्लेइंग 11 तब तक आ चुकी हो या उसके थोड़ी देर बाद आए, क्योंकि ये डलेगी अराउंड 3-4 PM ऑन 3rd अगस्त। बट उसके बाद हमें पता नहीं है कि कब आएगा प्लेइंग 11 या ना भी आए, कुछ पता नहीं है। तो वही तो हम हमारे व्यूज तो दे ही देते कि हमारे हिसाब से कौन सी प्लेइंग 11 होनी चाहिए। तो मनोज भैया, पहले इंग्लैंड की प्लेइंग 11 पे आप थोड़ी, मतलब आपको क्या लगता है क्या होनी चाहिए? यार इंग्लैंड में बड़ा टेम्पटेड हूँ कि हसीब हमीद खेले। जिस तरीके से उनका फॉर्म रहा है, अभी उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट भी स्कोर किया, उससे बढ़िया उनका काउंटी के लिए भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और हसीब हमीद आपको याद होगा कि पहले जब वो आए थे इंडिया 2016 में, किस तरीके से विराट ने बड़ी तारीफ करी थी। विराट ने बोला था कि ही इज द वन फॉर द फ्यूचर। एलिस्टर कुक ने बड़ी उनकी तारीफ करी। जिमी एंडरसन तब वो लैंकेशर के लिए खेलते थे, तो एंडरसन ने बोला था कि भाई टेक्निकली मुझे लगता है हसीब हमीद एलिस्टर कुक से बेटर है। बट सडनली उसके बाद एक ऐसा पैच आता है कि वो परफॉर्मेंसेज ही नहीं आती उनकी, और फिर उनको काउंटी टीम भी ड्रॉप कर देती है। उसके बाद उन्होंने इस सीजन पर्टिकुलरली आई थिंक एक इनिंग्स खेली थी, मुझे ओपोनेंट याद नहीं आ रहा है, उसमें उन्होंने दोनों इनिंग्स में 100 किया था काउंटी का, और लॉन्गेस्ट इन टर्म्स ऑफ बॉल्स फेस्ड कुछ उनका ये रिकॉर्ड बना था, या फिर इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेशन ऑफ हिज इनिंग्स कुछ ऐसा था। तो एक अच्छे फॉर्म में है। ठीक है, रॉरी बर्न्स एक एंड पे आपके मैं मानता हूँ कि रहेंगे, पर शायद इंग्लैंड डॉम सिबली के साथ ही जाएगा। बट अगर मुझसे पूछे तो मैं बड़ा टेम्पटेड रहूंगा। देखो हसीब हमीद ने जो अटैक खेला वो इंडिया का प्रॉपर अटैक खेला उन्होंने। पूरा ऐसा था कि मतलब बहुत सिराज बुमराह सब थे, उमेश यादव जो खेल रहे थे या जो भी प्लेयर्स खेल रहे थे, तो आप बेस्ट अटैक के साथ खेलो, हाई ऑन कॉन्फिडेंस हो। मैं बड़ा टेम्पटेड हूँ ओपनिंग पोजीशन में हसीब हमीद खेले। आप किस तरीके से देखते हो? आप भी थोड़ा अगर अपने मैं ही हसीब हमीद को खिलाऊंगा। मैं क्या करूंगा, शायद मैं हसीब हमीद को ओपनिंग ना कराऊं, क्योंकि या डॉम से मतलब हसीब हमीद को मैं बहुत टेम्पटेड हूं टू प्ले हिम एज एन ओपनर। तो मैं डॉम सिबली को भी खिलाऊंगा, बिकॉज आई सी हिम, मतलब वो अपना विकेट ज्यादा फेंक के नहीं जाते जैसे जैक क्रॉली, मतलब वाइड हाफ वॉली को जिसको आप आराम से छोड़ सकते हो उसमें अपना बैट फेंक जाते हैं। तो वही मैं जैक क्रॉली, आई थिंक ही इज मोर ऑफ अ वनडे प्लेयर, वाइट बॉल प्लेयर, तो मैं उनको अभी नहीं दूंगा। तो मेरे ख्याल से वही हसीब हमीद एंड रोरी बर्न्स, तो आई थिंक उनके फर्स्ट चॉइस ओपनर हैं, जैसे उन्होंने न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड की सीरीज में खेला, टेस्टिंग स्विंगिंग कंडीशंस में खेला। आई थिंक रोरी बर्न्स होना चाहिए टू स्टार्ट। हसीब हमीद आई थिंक आप उन्हें ओपनिंग करा लो मेरे ख्याल से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड डॉम सिबली एट 3, रूट एट 4। ओके, हाँ ठीक है। बट मेरा ये देखो, अगर सिबली को आप खिला रहे हो तो ना एज एन ओपनर ही खिलाओ। मतलब अगर आप मुझसे अगर पूछोगे तो, अदरवाइज फिर या तो उनको टीम में जगह नहीं मिलती, क्योंकि टीम में अगर आप वैसे भी चाहो, अगर आपको लग रहा है कि क्रॉली पर आप उस तरीके से भरोसा नहीं कर रहे हो, क्रॉली ने पाकिस्तान के अगेंस्ट जबरदस्त डबल स्कोर किया, उसके बाद आप देखोगे तो उनकी इनिंग्स कुछ उस तरीके से आई नहीं। आते हैं अटैक करके चला करके खेलते हैं, बट थोड़ा मेथड समझना पड़ेगा उन्हें कि भाई इनिंग्स बिल्ड करके बड़ी स्टार्ट वो कन्वर्ट कैसे करना है। 3 पर मे भी अगर आप चाहो तो जॉनी बेस्टो को आप खिला सकते हो एज, अगर उनको बैट्समैन खिला दो। और अगर मुझे सही से याद है, जो श्रीलंका सीरीज हुई थी वहां पर भी वो 3 ही खेले थे शायद, क्योंकि वहां पर वो खेल आई सकते थिंक हैं इनमें से नंबर 3, बट आई थिंक उनका व्हाइट बॉल फॉर्म अच्छा है, बट रेड बॉल में अभी उनका फॉर्म उतना ग्रेट नहीं है। खिला भी लो, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बट आई थिंक डॉम सिबली को आप खिला सकते हैं, ही इज मोर टेक्निकली सॉलिड। वैसे देखो, पता है क्या है कि मलान का भी फॉर्म अच्छा था, तो अगर आप चाहते मलान को भी रख रखा होता स्क्वाड में। मलान ने मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ T20 में भले अब उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी ऑर्डिनरी टाइप हो गई, जो उन्होंने अपने लिए स्टैंडर्ड सेट किया था, बट रेड बॉल क्रिकेट में भी मलान ने पिछले कुछ टाइम में अच्छा किया है। आई थिंक उन्होंने जब इंग्लैंड से एशेज भी खेली थी तब भी कुछ स्कोर किया था उन्होंने अच्छा, मुझे हाँ, एग्जैक्ट उन्होंने याद एक नहीं आ सेंचुरी मारा था, उनका और बेस्टो रहा। का पार्टनरशिप हुआ था हाँ, तो 2017 में। फिर भी अगर वो मलान होते तो मैं फिर भी सोचता कि क्या आप 3 पर मलान को देख सकते हो। बट आई थिंक बेस्टो, और मतलब यही देखो, यही टाइम है ना यार, बेस्टो आपकी टीम के एक सीनियर प्लेयर है, ठीक है, तो आप एक ऐसी पोजीशन पर उनको दो, भरोसा दो कि भाई आप 3 खेलोगे, पूरी सीरीज आप 3 खेलोगे, आप जाओ, आप परफॉर्म करो। उनके साथ दिक्कत क्या होता है, जो बॉल अंदर आता है वो बोल्ड हो जाते हैं उसमें, तो आप हाँ उनको बैक करो, उनको बोलो देखो हर किसी की कुछ ना कुछ टेक्निकल डेफिशिएंसीज हैं जो लगती हैं, बट बेस्टो ने रन भी कर रखे, तो उनको शायद बोलो कि 3 वो करें और 4 तो फिर ऑब्वियसली आपके जो रूट रहेंगे ही। उस तरीके से इतना जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ऐसे आपको बढ़ते हुए नजर आएगा। उसके आगे मतलब बाकी का, उसके आगे बाकी पोजीशंस पर देखो, बटलर तो आज आपके एज विकेट कीपर बैट्समैन रहेंगे। फिर मेरे को लगता है कि डैन लॉरेंस ने अगर आई थिंक जो लास्ट उन्होंने इनिंग्स खेली थी शायद न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, उसमें उन्होंने हाफ सेंचुरी को स्कोर किया था, कुछ स्कोर किया था। और डैन लॉरेंस, चलो आपको क्योंकि आपको पता नहीं है अभी कि भाई क्या जो रूट एक स्पिनर के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो लॉरेंस आपको एक थोड़ा सा स्पिनिंग ऑप्शन भी दे देंगे, तो आप लॉरेंस को भी वहां पर देख सकते
सकते हो कि भाई जिस तरीके से अगर आप उनको यूटिलाइज करना चाहो। बाकी उनके पास अब नीचे बैटिंग कौन कौन करता है ये भी उनके पास फंसे हुए, जैसे जैक क्रॉली और डॉम सिबली में से हम क्या इतना नीचे किसी को देखते नहीं। फिर जॉस बटलर का नाम आ जाता है कि जॉस जॉस बटलर बटलर 6 पे आ जाएंगे, 5 या हाँ, 6 पे। फिर वही चलो आप सैम करन को सैम आपको करन खिलाना ही होगा, खिलाना ही ठीक है, पड़ेगा। सैम करन आपके साथ हो गए। फिर रॉबिन्सन। आपका है कि आप आगे, हाँ, ऑली रॉबिन्सन, मैं बहुत बहुत उनसे इम्प्रेस रहा हूँ, उनकी परफॉर्मेंसेस भी अपने आप में बोलती है जिस तरीके की परफॉर्मेंस रही है। तो ऑली रॉबिन्सन एक नाम हो गए, ये हो गया आपके 8। फिर एंडरसन ब्रॉड का डुओ जो है एक साथ आपको दिखेगा शायद। स्टार्ट तो तो आई थिंक 10 उन्हें एंडरसन ब्रॉड से करना चाहिए करना एटलीस्ट। चाहिए, तो 10 ये हो गए। अब ये है कि भाई जो रूट क्या कॉन्फिडेंस कितना दिखा रहे हैं अपने स्पिनर में। अगर वो अपने स्पिनर में कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं तो जैक लीच उनके स्पिनर होते हैं उस तरीके से, और अगर वो नहीं दिखा रहे हैं तो क्या वो मार्क वुड की रॉ पेस के साथ जाते हैं। ये चीज है कि वो जो रूट की भी कॉल्स होंगे, और मे भी हम देखें कि भाई वो एक और एक्स्ट्रा बैट्समैन खिला दे, कि सोचे यार बैटिंग हमें कमजोर लग रही है, उतनी मजबूत नहीं लग रही है, किसी को आप आउट ऑफ पोजिशन खिला के कहीं पर फिगर आउट करके देखो यार कि कहाँ पर खेल सकता है। यस, तो वही मेरे ख्याल आपको से। बाकी हाँ मेरे आप भी ख्याल से। बताइए बाकी आपको क्या लगता है। हाँ मेरे ख्याल, और आप मेरे को आप मत बुलाओ। और मेरे अरे मेरे आप बोलना तो ठीक है ना, आप बोलने में गलत थोड़ी है कुछ। नहीं, आप मुझसे बड़े हो तो आप मेरे को आप मत बुलाओ। अरे तो नहीं, मतलब देखो, छोटे को भी आप बोल सकते हैं, उसमें आप बोलने में कोई गलत बात नहीं है। हाँ, तो मेरे मेरे हिसाब से नंबर 5 पे उनका वही आई थिंक डैन लॉरेंस एंड जॉस बटलर होंगे। देन उनका वही रॉबिन्सन का मेरा एक स्पेशल रीजन है खिलाने का। उनकी बैटिंग चाहे वो ना भी करे, आई विल प्योरली प्ले हिम बिकॉज ऑफ हिज बॉलिंग, बिकॉज वो देखो 6'5" से भी ज्यादा की हाइट है उनकी। और इंडिया के लिए इन रीसेंट टाइम्स जिन बॉलर्स की हाइट ज्यादा होती है, दे हैव कॉज्ड ट्रबल्स फॉर इंडिया। चाहे काइल जेमिसन हो जाए हाँ, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में, मतलब हाइट वाले बॉलर्स तो इंडिया को हमेशा ट्रबल करते हैं। तो आई थिंक ऑली रॉबिन्सन और को मेरे लिए हाँ, खिलाने का ये एक प्रमुख सॉलिड रीजन फैक्टर है होगा। आपके हाँ पास। वही। हाँ, और जैसे आप कह रहे हो कि रॉबिन्सन का ये भी चीज बड़ा है कि उनको काउंटी में जिस तरीके से देखा गया था ना, उनको हमेशा ये भी माना गया कि हमेशा जो ऑपोजिट टीम का टॉप बैट्समैन रहता है। आपको याद होगा जब सीरीज हुई तो उसने पहले ही बयान दे दिया था कि भाई मैं विलियमसन को ऐसे आउट करूंगा, और और उन्होंने वैसे ही करके भी आउट दिखाया। किया। ठीक है, और मैंने स्टोरी भी करी थी उस पर, तो शायद ऐसा कुछ था कि विलियमसन ने रॉबिन्सन के अगेंस्ट एक भी रन स्कोर नहीं किया था दोनों इनिंग्स मिलाकर, और बहुत मतलब कि 1 या 2 रन कुछ स्कोर किया था, रन ही नहीं थे कुछ। मैं एग्जैक्ट अभी क्योंकि फोन ही यहाँ पर लगाया क्योंकि उसमें मैंने डेटा भी नोट कर रखा था। तो रॉबिन्सन की स्ट्रेंथ ही है कि हर एक बैट्समैन के अगेंस्ट वो जिस तरीके से अलग अलग, सपोज पुजारा के लिए उनके पास कुछ प्लान एक रहेगा रेडी, विराट विराट के के लिए लिए एक रहेगा। रेडी था। और फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा जब बेन स्टोक्स नहीं है स्पेशली, तो रॉबिन्सन जैसे बैटिंग से भी उनको, आपको याद होगा न्यूजीलैंड वाले में फर्स्ट इनिंग्स उन्होंने वहां पर रन दिखाए थे अपने बल्ले से, बर्न्स तो और उनकी वो रॉबिन्सन की कैपेबिलिटी थी। पार्टनरशिप हुई थी। हाँ, हाँ, तो वो कैपेबिलिटी उनकी है जो आपको थोड़ा सा स्टेबिलिटी दे देगी अटैक में। तो अब वही मेरा और आपका प्लेइंग 11 सेम ही है देखा जाए तो। बस आपके में बेयरस्टो 3 पे और मेरे पे सिबली। हाँ, हाँ, तो वो अब इंडिया की प्लेइंग 11 पे बात करते हैं थोड़ा। मयंक अग्रवाल रूल आउट हो गए फर्स्ट टेस्ट के। तो अब उस पोजीशन पे अभिमन्यु ईश्वरन खेले या केएल राहुल खेले। केएल राहुल मतलब खेलने चाहिए, बट टीम के माइंडसेट पे आ जाता है। वो अभी भी डटे रहेंगे कि हमें उसको मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की तरह ही खिलाना है, बट उनको या उन्हें ओपनर की तरह चांस देंगे। मेरे ख्याल से ओपनर की तरह चांस देना चाहिए। वो करा, उन्होंने अपने पूरे टेस्ट करियर में ओपन करा है, तो उन्हें दो ना ओपनिंग का चांस। स्पेशली जब है आपके पास ओपन स्पॉट। ये नहीं कि आप किसी को, शुभमन गिल अच्छा खेल रहा है उसे हटा के आप केएल राहुल को खिला लो। केएल राहुल इज योर ओनली होप लेफ्ट अभी पहले टेस्ट के लिए, तो उनको खिलाओ। तो आप पहले अपना प्लेइंग 11 बताओ, फिर मैं अपना बताऊं। हाँ, मुझे भी जैसे आपने बोला ना, मुझे भी ये लगता है। देखो, अभिमन्यु ईश्वरन है जरूर, ठीक है, अच्छे यंगस्टर भी है वो, अच्छे उन्होंने परफॉर्मेंसेस भी दे रखी है। पिछले तो आपका डोमेस्टिक हुआ नहीं, उससे पिछले में उनकी परफॉर्मेंस उतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, बट उससे अगर आप एक सीजन पहले जाओ तो अभिमन्यु ईश्वरन ने बहुत रन बनाए थे। आपके एज एन ओपनर्स में आपका डिस्कशन ही होता था प्रियांक पांचाल और अभिमन्यु ईश्वरन, ये बड़े रन कर रहे थे इन आपके रेड बॉल क्रिकेट, तो इसीलिए उनका सिलेक्शन भी आगे हुआ है। बट अभी क्योंकि आपको है ना कि टेस्ट सीरीज स्टार्ट भी अच्छी करनी है, इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज आप अगर अच्छा स्टार्ट करोगे और आप देख रहे हो कि भाई एक ओपनर आपका, पहले शुभमन गिल आपके बाहर हो जाते हैं, फिर आपके साथ ही साथ ये भी बाहर हो गए मयंक अग्रवाल, तो आई थिंक केएल राहुल को वहां पर होना चाहिए। मेरे को भी यही लगता है केएल और रोहित ओपन करें, और केएल हाई ऑन कॉन्फिडेंस है, रन भी करके आए,
और उनके पास और सिर्फ अभिमन्यु और केएल ओपनिंग के ऑप्शंस नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं, हनुमा विहारी को हम ओपनिंग करते हुए देख लें। बट मुझे लगता है कि शायद उतना नहीं जाएगी टीम की हनुमा विहारी से बोलने की ओपन, और पुजारा को आपने काउंटी 11 वाले मैच में करवाई थी ओपनिंग। हाँ, तो वो आई थिंक मतलब जो आप ज्यादा मैं मानता हूँ कि इस वक्त डिस्कशंस होंगी केएल राहुल और इन पर होगी कि भाई केएल राहुल या फिर अभिमन्यु यशवंत की, उस पर क्या कॉल लेते, उसमें शायद राहुल यार मे भी देखो केएल राहुल के लिए क्या पता, जैसे ठीक है बात हो रही थी कि मिडिल ऑर्डर में ट्राई करेंगे, अगर वो यही परफॉर्मेंस दे जाते हैं तो आपके पास हमेशा के लिए एक ऐसा ऑप्शन देगा कि जो चाहे मिडिल ऑर्डर हो चाहे ओपनिंग हो, दोनों स्लॉट में इजिली आकर अपना रोल निभा सकते हैं, तो वो देखना होगा। 3 पर फिर आपके पुजारा ही रहेंगे, 4 पर विराट कोहली ही रहेंगे, 5 पर रहाणे ही होंगे, 6-7 आपके मैं जडेजा अश्विन दोनों को ही खिलाऊंगा, क्योंकि जडेजा आपके एज स्पिनर नहीं खेलते हैं, जडेजा आपके एज बैट्समैन भी खेल रहे होते हैं, उनकी बैटिंग एबिलिटी भी अगर आप चाहो तो एज बैट्समैन उनको मानोगे। और मतलब ऋषभ पंत हो गए, सॉरी इससे पहले ऋषभ पंत का नाम मिस हो गया, ऋषभ पंत आपके विकेट कीपर हो गए, ऋषभ पंत का ये 2 नाम हो गए। फिर आपके बचते कि भाई आपके 3 फास्ट बॉलर्स कौन होते हैं। अब इसमें बड़ा एक वो है कि भाई सिराज को खिलाने का बहुत बड़ा टेम्पटेशन है। अब मैं वही सोच रहा हूँ कि कैसे सिराज को फिट इन किया जाए, क्योंकि देखिए ये बोले रहे कि वो स्विंग भी करा देते हैं और वो एक्स्ट्रा बाउंस भी जनरेट करते हैं डेक के ऊपर। देखो बाउंस का ही नतीजा है कि आज मयंक अग्रवाल को भी बॉल लगा कि रश कर गया होगा वो इतना बॉल में कि उनको हिट हुआ, तो ये चीज है। देखो बुमराह अगेन फिर लोग बोलेंगे कि बुमराह को क्या सिर्फ रेपुटेशन पर पिक करोगे, WTC मैच उनका फाइनल खराब जरूर गया है बट बुमराह आपके रहेंगे और बुमराह डेडली होंगे और बुमराह भी कि मतलब वो बहुत ज्यादा ईगर होंगे कि भाई मैं वापस फील्ड पर उतरूं, परफॉर्मेंसेस दूं, जो थोड़ा सा पिछला मैच बुरा गया उसको करूं। शमी भी मुझे लगता है कि शमी को इग्नोर करना इस वक्त पर बहुत मुश्किल है। WTC में हम सबने देखा कि हमारे बेस्ट बॉलर कौन थे, नो डाउट वो मोहम्मद शमी थे, ठीक है। आता है ईशांत शर्मा का स्लॉट जो आपके इंग्लैंड में सबसे एक्सपीरियंस बॉलर हैं, और उस जगह पर क्या आप ईशांत सिराज आप किसे देखते हो? मैं सिराज को एज आउट दूंगा क्योंकि शायद ईशांत रिपोर्ट्स तो बता रही हैं बट उनकी फिंगर इंजरी हुई थी WTC में, मे बी ही इज नॉट मैच रेडी, उन्होंने काउंटी 11 वाला मैच भी नहीं खेला था, तो मे बी जस्ट गिव सिराज क्योंकि वो हाई ऑन कॉन्फिडेंस भी है, उन्होंने काउंटी 11 वाले मैच में बहुत मतलब अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया भी था, मतलब विकेटें ज्यादा नहीं ली थी बट ही लुक थ्रेटनिंग। वॉशिंगटन सुंदर को बाउंसर पे भी आउट किया था, वो भी बहुत अच्छा बॉल था, तो मेरे ख्याल से सिराज माइट एज आउट ईशांत इन द फर्स्ट टेस्ट और बाकी परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे आगे जाएंगे। हाँ, और बाकी आप थोड़ा जैसे कभी कभी होता है कि नेट में किसका क्या रिदम है, क्या कोई इंजरी का इश्यू है, क्योंकि आप सिराज मतलब आपको कभी कभी ना इस तरीके के कैरेक्टर चाहिए होते हैं। जैसे उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के वक्त पर भी बोला था कि मुझे विलियमसन को आउट करना है, मुझे ये ट्रॉफी जितानी है। अभी भी उन्होंने बोला कि यार मैं चाहता हूँ कि मैं विराट भाई के लिए सीरीज जीतूं और सीरीज खत्म हो तो उसके बाद विराट भाई मुझे ट्रॉफी ला कर दे, और उन्होंने वो दम दिखाया है। ऑस्ट्रेलिया में जब आपके बड़े बड़े आपके बॉलर्स से सारे एक एक करके रोल आउट होते गए, उन्होंने वो एक्सपीरियंस दिखाया अपना कि फर्स्ट क्लास का किस तरीके का एक्सपीरियंस काम में लेकर आए। आपने बॉलिंग ग्रुप को उन्होंने लीड किया, जाकर बात करना हो, चाहे वो अलग अलग गेंदबाजों को मोटिवेट करना हो, तो आई थिंक सिराज मुझे भी लगता है कि ईशांत की जगह पर इंडिया जा सकती है सिराज के लिए। तो मेरा भी वही सेम 11 है हम दोनों का ऑलमोस्ट, मतलब सिराज / ईशांत, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम दोनों का प्रेफरेंस अभी सिराज रहेगा। तो वही सेम 11 है हम दोनों का। मेरा भी वही जडेजा अश्विन दोनों खेलेंगे, पंत विकेट कीपर ऑब्वियसली। सो अब हम शो को थोड़ा रैप अप करते हैं। सो मनोज भैया अगेन ह्यूज थैंक्स टू यू, आप आए एंड मैं आज बहुत ऑनर्ड हूँ आपको होस्ट करने के लिए। ऑनर्ड कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं है कि कोई मतलब सुपरस्टार आकर आ गया, तो ठीक है भाई हो आप भी, और ऐसी कोई मतलब वो चीज नहीं है। और ऑब्वियसली मैंने बोला कि आप अच्छी चीज कर रहे हो, मेहनत से कर रहे हो, पढ़ाई भी चल रही है, टाइम भी जैसे आप निकाल रहे हो, तो आपके लिए और ज्यादा ये चैलेंजिंग है कि आप इसके बावजूद ये सब चीजें कर रहे हो, इसलिए। और आपका एक ब्राइट फ्यूचर मैं देखता हूँ, जितनी मैंने आपसे बात भी करी है, जितना मैंने सुना भी है बाकियों से, तो बस इसी तरीके से मेहनत करो, और ज्यादा पढ़ो, और ज्यादा देखो, और आप में मतलब वो स्किल सेट है कि आप आगे मतलब जैसे आपने बोला ना कि इंस्पिरेशन और ये चीज वो चीज, वो आगे आप भी इंस्पायर कर पाओगे औरों को, और पूरी आप में पोटेंशियल है कि जिस तरीके से आप काम कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, ऐसे ही बस लगे रहना। थैंक यू मनोज भैया। तो एवरीवन लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अगर आप नए हो लाइक करो वीडियो को, अगर आपको मजा आया कमेंट करो मेरे लिए फीडबैक, एंड मनोज भैया को आपको चैनल पे देख के कैसा लगा। सो बाकी आप सबको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के रिव्यू में, और हम रोज ओलंपिक्स का रिव्यू तो करते ही हैं, आज भी किया था। तो बाकी सब आप सबको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक टाटा।